हेलो दोस्तों, महेश ट्यूब में आपका स्वागत है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल दोनों एक ही नाम से। आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। राइट, तो इससे जुड़ें और आप अपने विचार दें। राइट, आप आज आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स में जो आज का सेकेंड लेक्चर है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट, क्वेश्चन पहला है, which of the following is included in the calculation of a national income in India? इंडिया की जो नेशनल इनकम है उस पर क्या इंक्लूडेड है? राइट, तो ये आपको बताना है। पहला है एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सेक्टर, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, सेल ऑफ लैंड। ठीक, ये अपने आंसर है। देखिए, नेशनल इनकम जो होती है उस पर जो होता है कि इंडिया की मतलब टेरिटोरियल जो बाउंड्री है, इंडिया के अंदर कितने कितने गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं या उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। जो भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी क्या वैल्यू है, वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। राइट, एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में आप कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वो तो अपनी नेशनल इनकम में उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी, कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो अपने नेशनल इनकम में काउंट होगा। राइट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड जो है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी कुछ भी एम्प्लॉइज मान लीजिए इंडिया के अंदर सैलरी मिल रही तो वो कहते हैं ना कि ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की उसकी इनकम है, तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट होता है। इंडिया के बाहर काम कर रहा है तो भी मिलेगी उसको, तो वो भी काउंट होगा। सेल ऑफ लैंड, जी नहीं, ये नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल हो गया, और कैपिटल जो सेल हो रहा है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। पता चला कल आप ऐसे कहें कि हम इंडिया को बेच दे तो वो इंडिया की इनकम में, तो नहीं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आंसर ए हो गया। ठीक है, देखिए, national income is defined as the total monetary value of all goods and services produced within the country during the given period of time. ठीक है, गेन ऑफ अ सेल ऑफ अ लैंड विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि जो लैंड का जो सेल है उससे जो भी गेन होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। राइट, इन द एस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल इनकम द कैपिटल गेन विल, ये ध्यान दीजिए, कैपिटल गेन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे डू नॉट एड टू द करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि वो जो है अभी गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी के करेंट फ्लो में उसका कोई एडिशन नहीं होता है। इकोनॉमी हमारी जो है वही रहेगी, तो कैपिटल गुड्स मतलब कि ये सेल ऑफ लैंड ये इंक्लूड नहीं होगा। राइट, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हेल फायर R9X मिसाइल, ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी, बिलोंग्स टू, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये बताना है, रसिया, चाइना, यूएस, इजराइल। तो ये अगर आप जानते हैं तो डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे यूएसए। ठीक है, देखिए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यूएस मिलिट्री यूज इट्स सीक्रेट वेपन हेल फायर R9X मिसाइल। ये आप कंफ्यूज ना हो जाना कि आर है तो आर से आप रसिया पहुंच जाए तो ऐसा नहीं, ये यूएस की मिसाइल है। ठीक है, टू किल द अलकायदा चीफ अमान अल जवाहिरी ऑन द बालकनी ऑफ अ सेफ हाउस इन काबुल। ठीक है, देखिए, बेटर नोन फॉर इट्स इन मिलिट्री सर्कल एज AGM-114R9X, द हेलफायर R9X इज यूएस ओरिजिन मिसाइल टू काज मिनिमम कोलेटरल डैमेज मिनिमम होता है व्हाइल एंगेजिंग इन द इंडिविजुअल टारगेट। जब भी टारगेट को हिट करती है तो उसमें जो कोलेटरल अथवा डैमेजेस होते हैं वो मिनिमम होता है। इट इज आल्सो नोन एज निंजा मिसाइल, ये ध्यान रखना आपको, निंजा मिसाइल। दिस वेपन डज नॉट कैरी वारहेड एंड इंस्टेड ऑफ डिप्लॉय रडार शार्प ब्लेड एट द टर्मिनल स्टेज इन इट्स अटैक। बस आपको ये याद रखना कि निंजा मिसाइल इसको बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, राइट, विच कैन इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। होल्ड पर रखते हैं इसको। लो इंटरेस्ट रेट मोस्ट कॉमनली अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है लो इंटरेस्ट रेट स्पर कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए एक एक स्टेटमेंट को बात करते हैं। सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए, लो इंटरेस्ट रेट मोस्ट कॉमनली अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये कहां से भाई ट्रू होने लगा? ऐसा तो कभी हो, ऐसा
कैसे हो सकता है? आप तनिक सोचिए, इकोनॉमी का जो भी क्वेश्चन मिले आप उसको थोड़ा सा सोचिए। देखिए, अगर इंडिया में मान लीजिए कि लो इंटरेस्ट रेट है, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इन्वेस्टर वहीं जाते हैं जहां उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले या ज़्यादा अट्रैक्शन मिले। अट्रैक्शन का मतलब उन्हें जहां फ़ायदा ज़्यादा मिले, इन्वेस्टमेंट वहीं लगाएंगे वो अपना, जहां उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले, जहां उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले, जहां ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो जब लो इंटरेस्ट रेट होगा तो ये फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपने सुना होगा कि जैसे यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टर इंडिया से पैसा पुल आउट कर लेते हैं और जाके यूएस में लगा देते हैं। इसका सेम अपोजिट अपोजिट केस ये होता है कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो वहाँ से इन्वेस्टर रिमूव होते हैं, अपना पैसा पुल आउट करते हैं और उसको जाके किसी फॉरेन कंट्री लेट से इंडिया में यूज़ करते हैं। तो वही होता है कि जहाँ उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा वहीं वो अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया। तो सेकंड जब गलत हुआ तो आप ये पहला और मतलब बी और डी दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, अब देखिए पहला ए एंड बी ऑप्शन एलिमिनेशन यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में बहुत मायने रखता है, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, आप कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर लेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ। और ये भी जरूरी नहीं कि जो पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट यही का यही स्टेटमेंट आ गया या यही का यही क्वेश्चन आ गया। हो सकता है कि कुछ एक स्टेटमेंट रिपीट हो जाए, दो स्टेटमेंट रिपीट हो जाए, या वो स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप उसको डील कर पाए तो पूरा क्वेश्चन ही उस स्टेटमेंट से करेक्ट हो जाए, सॉल्व कर पाए। ठीक, पहला जो स्टेटमेंट है देखिए, इन्फ्लेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। सही बात है, विच कैन इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। कैसे, बात करते हैं आगे, पर ये रिलेटेड होता है। ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट इस पर कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी करेक्ट है। देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा मीन्स कंज्यूमर के हाथ में पैसा होगा, कंज्यूमर के हाथ में पैसा होगा मीन्स उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। समझ गया ना? तो जब डिमांड उनकी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी सही। मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ये सी आंसर आपका सही हो गया। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, ये मैं आपको बताया, विच कैन इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। कंट्री अटेम्प्ट टू बैलेंस इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, कंट्री इसको इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जो है इसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। मतलब ऐसा ना हो कि पता चला इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया, या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है तो इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन हो गया। तो ऐसा ना, मतलब इन दोनों दोनों चीज़ों को कंट्री जो है मीन्स गवर्नमेंट जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, बट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज कॉम्प्लेक्स, इतना आसान नहीं होता। राइट, लो इंटरेस्ट रेट इस पर कंज्यूमर स्पेंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग होगी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये पता चल गया। देखिए, लो इंटरेस्ट रेट डू नॉट कॉमनली अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बताया ना जैसा कि जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा इन्वेस्टर वहीं जाएंगे, पैसा अपना लगाएंगे। हायर इंटरेस्ट रेट टेंड्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी इसी साल यूपीएससी में पूछा गया था। मतलब उसका फॉर्मेट अलग था कि कुछ ऐसा था कि फॉरेन इन्वेस्टर यूएस में अगर करेंगे तो उस टाइप से, विच इज़ लाइकली टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ कंट्री करेंटली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाई विद ताइवान। ताइवान आप जानते हैं कि चाइना का एक पार्ट है ना, उसके बारे में बात हो रही। While following the One China policy, India had established India Taiwan Association (ITA) in the Taipei, Taiwan की capital है by the way, for the diplomatic engagement. Taiwan Strait is a narrow body of water that separate Taiwan from mainland China. चलिए अलग अलग बात करते हैं। इंडिया डज नॉट हैव एनी डिप्लोमेटिक टाई विथ ताइवान, ये सही बात है। कोई डिप्लोमेटिक टाई इंडिया की ताइवान के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वन चाइना पॉलिसी इंडिया भी फॉलो करता है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में यही बात क्या है, द फॉलोइंग while following the one China policy, India has established India Taipei Association in the Taipei for diplomatic engagement. ये एसोसिएशन तो इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है बट फॉर्मली कोई डिप्लोमेटिक टाई नहीं है। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। ठीक है, ताइवान स्टेट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, दैट सेपरेट ताइवान फ्रॉम mainland चाइना, ये भी करेक्ट है। मतलब तीनों इसके करेक्ट हैं, डी स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन। ठीक है,
इंडिया डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाई विद ताइवान, अभी तो कोई नहीं है, ठीक है। द फॉलोइंग वन चाइना पॉलिसी, इंडिया हैज एन ऑफिस इन ताइपेई फॉर डिप्लोमेटिक फंक्शन इन द इंडिया ताइपेई एसोसिएशन is headed by the senior diplomats, right? Taiwan has a Taipei economic and cultural center TECC in New Delhi. ताइवान का मतलब इंडिया की जो ऑफिस है ताइपेई में है और ताइवान की जो ऑफिस है इंडिया में वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। दोनों कब स्टेब्लिश हुई थी? 1995 में। जो ताइवान बॉर्डर बॉडी है ये देखिए, ये पूरा ये इतना बड़ा ये पूरा ये चाइना है, ठीक है, और ये ताइवान है, तो ये ताइवान स्टेट हो गई, इन दोनों को सेपरेट कर रही है, मतलब मेनलैंड चाइना से ताइवान को सेपरेट कर रही है, राइट। फिर उसके बाद ये पैसिफिक ओशन तो इधर आ ही जाता है, आपको पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, between 1993 and 2018 agriculture share in India workforce has reduced by around 50%. Between 93-94 and 2021 the percentage of India workforce in agriculture has been reduced steadily. ये एक्सट्रीम वर्ड है, ऐसे वर्ड्स को आप बिल्कुल केयर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन would involve the transfer of labor from farming sector to particularly manufacturing and modern service, while productivity, value addition and average income are higher. आपको करेक्ट बताना है, राइट। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है 1993-94 and 2011 the percentage of India workforce in agriculture has reducing steadily. स्टेडली मतलब कि देखिए एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया, क्या इतना तेजी से रिड्यूस हुआ है क्या इंडियन वर्कफोर्स? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट को आप पहले कट करें, तो ये पहला और ये दो स्टेटमेंट तो हट गए, अब बचे अपने पास 1, 3 एंड 3। बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन सही है। देखिए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वुड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? आपने इकोनॉमी में कई सारे टर्म्स सुने होंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे टर्म सुने होंगे। तो स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है कि जिसमें टेक्नोलॉजी के कारण चेंजेस होता है, ठीक है, तो ये होता है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वुड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ लेबर फ्रॉम फार्मिंग सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडर्न सर्विस। मतलब देखिए फार्मिंग एक नॉन टेक्निकल, मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ नहीं, हालांकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है फार्मिंग में, बट इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फार्मिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडर्न सर्विस, तो अपन ये तो समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस में तो टेक्नोलॉजी अच्छी खासी यूज़ होती है, तो इसलिए ये जहाँ प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू एडिशन एवरेज इनकम ये हायर होती है, तो ये तो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, बिटवीन 1993-94 एंड 2018-19 एग्रीकल्चर शेयर इन इंडिया वर्कफोर्स हैज रिड्यूस्ड बाय अराउंड 50%। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या था कि 1993 के में ये अराउंड 62% के आसपास था, ठीक है। अब ये रिड्यूस होकर 2018-19 में ये 44% के अराउंड हो गया है, ठीक है। तो 50% 44 बहुत बड़ा गैप है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब अपना आंसर करीब केवल 3 सही है, ठीक है। देखिए द ओवरऑल between 1993, 94 and 2018 the agriculture share in India workforce come down from 62 around 62% to 42-44%, राइट। ये ग्राफ है, ग्राफ में भी आप देख सकते हैं ये 2000 ये 44 देखिए, ठीक है, दिया मैंने, मतलब 2020-21 तो इतना रिड्यूस हुआ है, मतलब कि 62 अराउंड से 44 के अराउंड ये आ गया है, बस आपको इतना समझना है। And even the movement of workforce from agriculture that in India witnessed over the past 3 decades or more does not qualify as economic call structural transformation. Such transformation would involve the transfer of labor from farming sector to particularly manufacturing and modern service. ये ध्यान रखना है, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडिशन एंड एवरेज इनकम सब कुछ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के ये क्वेश्चंस रहे, आपको डेली बेसिस पर ऐसे ही क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आप जुड़े रहें, ठीक है। लेक्चर को देखें, समझें, एक एक स्टेटमेंट पर आप फोकस करें, एक एक क्वेश्चन के मान लीजिए 3 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है,
तो आप एक एक स्टेटमेंट पर फुल फोकस दें, क्योंकि ऐसे एज इट इज क्वेश्चन तो कहीं नहीं मिलते, यूपीएससी में तो मिलेंगे ही नहीं। हाँ, उससे कोई एक स्टेटमेंट उठा लिया, वो या तो ऐसा हो सकता है कि उस स्टेटमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट में डाल दिया, तो ये चीज़ें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझ होगी, तो आप वहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, करेक्ट ऑप्शन को आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसलिए कि आप एक एक स्टेटमेंट पर मेहनत करें, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट है, पता चला आप सोचे कि मैं 2 तो छोड़ दूंगा, ऐसा 2 स्टेटमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है, इतना लंबा क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ लंबा हो सकता है कि यही क्वेश्चन वहाँ आपको छोटा मिल जाए, या यहाँ छोटा है तो आपको वहाँ वो चीज़ें किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ ऐड करके उसको बड़ा बना दिया जाए। तो इसलिए कि आप एक एक स्टेटमेंट पर मेहनत करें, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को लेक्चर को देखते रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।